सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडेड में पुनः एक बार स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऐसी परिभाषाएं जिनका उपयोग बार बार हम इस अध्याय में करते हैं और इस परिभाषाओं को हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके ज्ञान के बिना हम इसके अगले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, खास करके जो अक्षीय स्थिति आता है, निरक्षीय स्थिति आता है, इसमें इस शब्दों का प्रयोग बार बार होता है। विद्यार्थियों में बात कर रहा हूं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये जो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग बार बार इस टॉपिक में, इस चैप्टर में होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह जानना आवश्यक है कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो आइए हम समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसे क्या उदाहरण होते हैं, इसको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं एस आशीर्वाद व्याख्याता फिजिक्स आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आइए हम चर्चा करते हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो हम यहाँ पर चर्चा करें कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल या विद्युत द्विध्रुव क्या है, यदि हम उसको समझें तो इसके लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा और हम इस चित्र के माध्यम से हम आसानी से समझ लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसके क्या उदाहरण होते हैं। तो जिस चित्र में जैसे मान लीजिए कि ये प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश स्थित है बहुत ही कम दूरी पर, और ये दोनों आवेश बराबर है अपने मान में, मतलब धनावेश का परिमाण और ऋणावेश का परिमाण आपस में बराबर, लेकिन विजातीय है। तो और ये बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार के जो निकाय बनते हैं, इस प्रकार के जो सिस्टम बनता है, उसी हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्यार्थियों यदि आप इसको परिभाषा की दृष्टि से लें, परिभाषा बनाकर लिखें, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से 2L से प्रदर्शित करते हैं, जिसे उसकी प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। अर्थात विद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं? 2L से व्यक्त करते हैं। 2A से व्यक्त कर सकते हैं इसको, आपके ऊपर है कि 2X, 2A, 2L किससे व्यक्त करना चाहते हैं। और इसके एग्जाम्पल ये है विद्यार्थियों, जैसे हम जानते हैं कि कुछ परमाणु हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के परमाणु है, नाइट्रोजन के परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु है। इन परमाणुओं में पाए जाने वाले जो धन आवेश होते हैं और इन आवेश को जो केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं। धन आवेश और आवेश के जो केंद्र क्या होते हैं? संपाती। संपाती मतलब उनके धन आवेश और आवेश बिल्कुल एक साथ समाहित रहते हैं। इसमें यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश बिल्कुल पता नहीं चलता, बिल्कुल एक दूसरे पर समाहित रहते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन का परमाणु हो सकता है, हाइड्रोजन का परमाणु हो सकता है। लेकिन जब ऐसे परमाणु को यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र रखा, इस विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जिसमें के जो धन आवेश है और ऋण आवेश के जो केंद्र होते हैं एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ा हट जाते हैं, इस तरह से प्लस माइनस, और इस प्रकार से ये द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इसी तरह से क्या होता है, कुछ अणु हैं जैसे कि HCl, H2O, इसी तरह से NH4Cl, इन अणुओं की जो धन आवेश का जो केंद्र होता है और ऋण आवेश का जो केंद्र होता है संपाती नहीं होते, बल्कि ये पहले से ही ये विद्युत द्विध्रुव के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे इस प्रकार से देखिए, जैसे इसको हम HCl का कोई अणु मान सकते हैं, तो इसमें पहले से ही इसमें धन आवेश और ऋण आवेश के जो केंद्र होते हैं वो थोड़े से विस्थापित रहते हैं, थोड़े अलग अलग होते हैं, अर्थात विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से विद्युत द्विध्रुव की एग्जाम्पल है, ये परिभाषाएं हैं। इसी प्रकार अब हम यह जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
कि परिभाषा इसी विद्युत द्विध्रुव से ही बनता है। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है विद्यार्थियों, वह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम यदि इंग्लिश में लिखें तो इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लें, उसके पहले यदि मैं इसके सूत्र को लिखूं तो आप आसानी से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और p बराबर होता है q इंटू 12। अब आप जानते हैं q क्या है, विद्युत द्विध्रुव से कोई एक आवेश, और 12 क्या है, अभी आप पढ़े हैं प्रभावकारी लंबाई। तो इससे पता चलता है कि हम किसके किसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल सी परिभाषा बना सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश और उसके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। और आपको ये भी जानना जरूरी है विद्यार्थियों कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, एक सदिश राशि होता है। इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है, इसलिए इसे सदिश राशि माना गया है। इसके मान के साथ साथ इसकी दिशा भी ज्ञात होती है। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के यदि हम सूत्र लिख लेते हैं तो स्वाभाविक इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यदि हमको मात्रक निकालना हो तो जैसे यदि हमको मात्रक निकालना है, इसका यूनिट निकालना है, तो इसका यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा। तो यदि हमको p का मात्रक ज्ञात करना हो, p का मात्रक ज्ञात करना हो तो पहले हमें आवेश q का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए, फिर उसके बाद प्रभावकारी लंबाई का मात्रक ज्ञात होनी चाहिए, और इसके आधार पर हम आसानी से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो एसआई पद्धति निकालते हैं। तो एसआई पद्धति हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, अर्थात कूलाम इंटू मीटर। ये एसआई पद्धति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। अब कहीं भी अगर आप इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे तो कहीं पर q इंटू 12 आता है तो आप उसे हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। और यदि आप इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो आप आसानी से विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे यदि आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले आपको आवेश विमीय सूत्र मालूम चाहिए। हम जानते हैं आवेश को यदि हम शब्दों में लिखें तो इसका सूत्र होता है धारा इंटू समय। ये आवेश का सूत्र है इंटू लंबाई। तो अब आप जानते हैं कि ये जो धारा है, विशुद्ध समय धारा का जो मात्रक एम्पियर होता है, तो इसके लिए हम सामान्यतः जो है ए का प्रयोग करते हैं, समय टाइम के लिए टी का प्रयोग करते हैं, और लंबाई लेंथ के लिए एल का प्रयोग करते हैं। तो यदि हम इसको व्यवस्थित रूप से विशुद्ध लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं M0 LTA। तो ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह से ये विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम 12 का स्टडी करेंगे। मैं एक चीज बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल में जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों से, यदि आप कक्षा 12वीं फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन को आप गूगल में सर्च करें, विजिट करें, और एक हमारी वेबसाइट भी है physicsguideline.com, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और आपको कक्षा 12वीं के हर चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, वो वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार हम पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद।